चलिए, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम तुषार है। पीएससी वाले के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। संविधान का क्विक रिवीजन करेंगे आज पे। तो संविधान के अंतर्गत आज 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है हमारा। संसदीय प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ विधेयकों को समझने की कोशिश करेंगे। ये ऑलरेडी एक बड़ा टॉपिक होगा जिसमें 2 से 3 लेक्चर आ सकते हैं, बट आज का जो हमारा काम रहेगा वो आर्टिकल 107 से 117 को समझना रहेगा। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति होती है ना, उसको हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रपति अलग अलग विधेयकों पर वीटो शक्ति किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। मतलब क्या है कि कोई विधेयक है तो उस पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है या नहीं है। ओके, वीटो अलग प्रकार के हो जाएंगे, वो डिटेल एक अलग वीडियो आ सकता है। बाकी वीटो किस प्रकार प्रयोग करेंगे वो देखेंगे हम लोग। तो विधेयकों को समझना 107 से 117 में क्या है और अलग अलग प्रकार के विधेयक जो होते हैं वो क्या होने वाले हैं उसको समझेंगे। इसके अलावा हमारा नया बैच जो है कंप्लीट जो है 15 फरवरी से शुरू होने वाला है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स शुरू करेंगे हम लोग लॉन्ग टर्म बैच पे। साथ ही साथ ईडीओ का भी एग्जाम शुरू हो जाएगा, मतलब कोर्स शुरू हो जाएगा। हॉस्टल वार्डन के कोर्स शुरू हो जाएंगे। कंप्लीटली ऑफलाइन रहेगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन। बेहतर क्या उसके लिए मैंने आपका कम्युनिटी पे डाला हुआ, उसको चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके साथ ऐसा है कि आप घर पे एक माहौल बना सकते हैं कि आप आराम से घर पे आइसोलेट होके पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन से बेहतर आप लोगों के लिए कुछ नहीं रहने वाला है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कोशिश करिए कंप्यूटर पे इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, बड़ा स्क्रीन के लिए। अदरवाइज आपके पास मोबाइल है तो भी आप काम कर लेंगे। इसके अलावा लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, आपको मिल जाएंगी। कोर्स कंप्लीट होने का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। लास्ट ईयर हम लोगों ने जो भी करवाया है वो भी साथ में हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो ऐसा मानिए कि चलिए अगर कोई एग्जाम अगस्त में आया तो आपको लोड नहीं रहेगा कि यार मेरा कोर्स कवर अप नहीं हुआ है या आगे कैसे बनेगा। तो लॉन्ग टर्म बैच में आपका कोर्स भी हम लोग पहले साथ ही कंप्लीट करके देंगे। साथ ही साथ नई क्लासेस लेंगे, डाउट सेशन होने वाला है, बहुत सारी चीजें ऐप में चेंजेस होंगी जो आप लोगों को शायद पसंद आएगी। ओके, तो चलिए सीधा हम लोग बढ़ते हैं आज आर्टिकल 107 से 117 के बीच में। जब संसदीय प्रक्रिया की बात आती है ना, तो सबसे पहले संसद में अगर हम लोगों को कानून बनाना, विधायिका का काम होता है कानून बनाना, तो संसद में जैसे हमारी भारतीय संसद काम करती है तो 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, और उसके बाद वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही कोई भी कानून बनता है। तो पहला चीज ये आता है कि कोई भी विधेयक, विधेयक मतलब हो गया आपका बिल। जैसे मान के चलिए पर्यावरण संरक्षण पर कोई कानून बनना है तो नाम कैसे रहेगा, पर्यावरण संरक्षण विधेयक। जब संसद में रहेगा तो विधेयक बोलेंगे और जिस साल इंट्रोड्यूस हुआ है उस साल उसका नाम रहेगा। तो पर्यावरण संरक्षण विधेयक, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2024 चल रहा है तो 2024। अब सबसे पहले बात आता है इंट्रोड्यूस कहां करेंगे, तो आर्टिकल 107 बताता है इंट्रोडक्शन कहां पर होगा किसी भी बिल का। ओके, कौन से सेशन में या कौन से हाउस में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, और उसके बाद पारित किए जाने के संबंध में भी है। तो क्या बोलता है आर्टिकल 107, 2-3 की पॉइंट रहेंगे, ध्यान रखिएगा। धन विधेयक या वित्त विधेयक, ओके, इनको छोड़कर, धन विधेयक को छोड़कर जनरली कोई भी विधेयक आपका किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। धन विधेयक को हटा दो आप, बाकी जितने भी प्रकार के बिल होते हैं, जैसे संविधान संशोधन विधेयक है, सामान्य विधेयक है, कुछ प्रकार के वित्त विधेयक है, ये सारे विधेयक आपका लोकसभा से भी शुरू हो सकते हैं, राज्यसभा से भी शुरू हो सकते हैं। धन विधेयक का केस अलग हो जाता है, जो हम लोग थोड़ा देर बाद से बात करेंगे। ओके, तो कोई भी बिल कहीं से भी इंट्रोड्यूस हो सकता है एक्सेप्ट देन आपका धन विधेयक। अब अगर इंट्रोड्यूस हुआ है तो क्या ये लैप्स होगा कि नहीं होगा। मान के चलिए जैसे कोई विधेयक पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, ओके, और उसके बाद सत्र का अवसान हो गया, जैसे शीतकालीन सत्र चल रहा था, बिल हम लोगों ने पास नहीं करा पाया था और सत्र पे ब्रेक लग गया, अब बैठेंगे हम लोग मानसून सत्र पे, कुछ इस प्रकार का समझिएगा। ओके, तो ऐसे में ये नहीं होगा कि कभी भी आपका अगर सत्र जो है वो बीच में अवसान हो गया, सत्र रुक गया, तो आपका बिल लैप्स होगा। तो कभी भी सत्रावसान के कारण बिल लैप्स नहीं होगा, पहले स्टेटमेंट ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर ऐसा कंडीशन होता है कि कोई बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, लोकसभा से पास हो गया था, बट राज्यसभा में आपका अटका हुआ है, और ऐसे में अगर लोकसभा भंग हो जाए, भंग हो जाए मतलब आपका प्रधानमंत्री आपका त्याग पत्र दे दे या नई सरकार आने वाली हो, नए चुनाव की घोषणा हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर लोकसभा भंग होती है तो बिल आपका लैप्स हो जाएगा। वहीं पर अगर कोई बिल राज्यसभा से पास किया गया है, लोकसभा ने उसको हाथ नहीं लगाया है, तो आपका बिल लैप्स नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ कुछ चीजें केवल आप इतना समझ के रखिएगा, अगर किसी भी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, लोकसभा में लैप्स हो गया मतलब लोकसभा से पास हो गया, अगर किसी बिल को लोकसभा ने छू दिया है ना, तो आप ये मान के चलिएगा वो बिल आपका लैप्स हो जाएगा, अगर आपका संसद जो है या लोकसभा जो है भंग होती है। ओके, चलो 108 आता है संसद की संयुक्त बैठक के बारे में बताएगा, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो सामान्य विधेयक के लिए होता है, केवल ये ध्यान रखिएगा, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं होगा। अगर संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का गति अवरोध हो जाए किसी बिल को लेकर, मतलब दोनों एक बात पे माने ना, माने ना मतलब क्या हो सकता है आपका, जैसे लोकसभा ने किसी बिल को पास किया, वो राज्यसभा में गया, राज्यसभा उसमें चेंजेस करती है, या राज्यसभा ने किसी बिल को पास किया, लोकसभा उसमें चेंज करती है, जिससे पहला सदन जो है
वो सहमत नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक सदन ने बिल पास किया, दूसरे सदन पे 6 महीना तक उसकी मीटिंग ही नहीं हो रही है, उस बिल को पास कराया ही नहीं जा रहा है। तो ऐसे में बिल को पास कराने के लिए संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठेगी, डिस्कशन होगा और उसके बाद उस बिल को पास कराया जाएगा। इसको कहा जाता है आपका संयुक्त बैठक। कभी भी संयुक्त बैठक में आप ध्यान रखिएगा कि लोकसभा लोगों की मेजोरिटी रहती है, क्यों? क्योंकि लोकसभा में लोग ज्यादा हैं। तो अगर कोई बिल ऐसा है जिसको राज्यसभा बार बार अटका रही है ना, तो आपकी संसद की संयुक्त बैठक करके किया जा सकता है। कौन बुलाता है संयुक्त बैठक? तो राष्ट्रपति बुलाएंगे। ओके, संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकते हैं। अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो आपके लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। अगर लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। किसी भी कंडीशन पे राज्यसभा का सभापति आपका ज्वाइंट सिटिंग में नहीं बैठेगा, ना ही अध्यक्षता करेगी। अगर तीनों नहीं है तो फिर क्या होगा? अपने में से चुने गया किसी व्यक्ति के द्वारा कराया जाएगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 109, वो बताएगा धन विधेयक के बारे में विशेष प्रक्रिया। जैसे हम लोग देखो यहाँ पे बता रहे हैं ना आर्टिकल 107 में कि मनी बिल या धन विधेयक के अलावा कोई भी बिल कहीं से भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो आर्टिकल 109 के बारे में बताया जाता है कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही आपका पूरा स्थापित किया जाएगा, मतलब इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कभी भी मनी बिल केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है और लोकसभा से ही पास होता है। राज्यसभा की इसमें कोई भी शक्ति नहीं है। राज्यसभा आपके धन विधेयक में चेंजेस नहीं कर सकती। इस पे ये केवल सुझाव दे सकती है। जैसे सामान्य विधेयकों पर वो चेंज करा के पास करा सकती है, धन विधेयक पे राज्यसभा केवल आपके चेंजेस को बता सकती है कि आप ये कर सकते, सुझाव दे सकती है। लोकसभा का इसको मानना नहीं मानना कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइंट मीटिंग की बात ही नहीं आती, क्योंकि लोकसभा से ही अगर पास हो गया तो माना जाता है। आपका राज्यसभा केवल 14 दिन तक इस बिल को रोक सकती है। 14 दिन बाद तक अगर राज्यसभा ने कोई डिसीजन नहीं दिया है तो धन विधेयक एज इट इज आपका पास हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद 110 आता है, वो बताता है धन विधेयक की परिभाषा। तो धन विधेयक की परिभाषा में क्या है? किसी भी प्रकार का कर को लगाना, हटाना, है ना, कर से संबंधित कि नई प्रकार के कोई टैक्स को जोड़ना, ये सारी चीजों पे अगर बात करेंगे तो वो धन विधेयक के अंतर्गत आता है। ऐसा कोई बिल है तो वो धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। धन विधेयक कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा ये कौन डिसाइड करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करते हैं। ओके, कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं है ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या जो भी उस समय पीठासीन अधिकारी है उसके द्वारा किया जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा आर्टिकल 110 को ध्यान पे रख के ही धन विधेयक के बारे में बताया जाता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक। फिर आता है आर्टिकल 111, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को अनुमति देना। यहीं पे आप बोल सकते हो कि आपका राष्ट्रपति के कुछ कुछ वीटो पावर भी देखने को मिलेंगे। जैसे मान के चलिए 107 से 110 ये आपका क्या है? संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी विधेयक कैसे इंट्रोड्यूस हो रहा है, कैसे पास हो रहा है। अब विधेयक अगर आपका बिल अगर पास हो गया है तो बिल पे अब राष्ट्रपति का सिग्नेचर करेंगे तब ना वो एक्ट बनेगा, मतलब तब वो अधिनियम बनेगा, कानून बनेगा। तो संसदीय प्रणाली में वो बिल कहलाता है, जैसे राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं वो एक्ट हो जाता है। तो 111 राष्ट्रपति को 3 शक्तियां देता है किसी भी बिल के रिगार्डिंग। क्या शक्ति है? पहली कि जैसे कोई संसद ने बिल पास किया, जब मैं संसद बोलूंगा तो लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास समझिएगा। तो जैसे संसद ने पास किया, राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकते हैं? उस विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकते, सिग्नेचर कर सकते हैं। दूसरा चीज अगर ध्यान से देखेंगे तो दूसरा चीज आपका क्या हो सकता है कि राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए भेज दे। पुनर्विचार मतलब आप दोबारा जाओ संसद में और दोबारा शुरू से पास करो। अगर राष्ट्रपति ने किसी बिल को पुनर्विचार के लिए भेजा है तो ये मान के चलिए अगर संसद द्वारा चेंज होके या बिना चेंज किए सेम बिल अगर वापस आ गया तो राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना जरूरी है। और तीसरा हो सकता है राष्ट्रपति अपने वीटो का प्रयोग कर दे, जिसके तहत एब्सोल्यूट वीटो आता है, सस्पेंशन वीटो आता है, जेबी पॉकेट वीटो आता है। ओके, तो ये 3 प्रकार के राष्ट्रपति वीटो भी यूज कर सकते हैं। वीटो का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो, ना तो सहमति देना और ना ही मना करना। जैसे आपको सामने वाले ने आपको बोला कि सर आप सिग्नेचर कर दो, आप बोलते हो कि मैं सिग्नेचर करूंगा बट अभी मेरा मूड नहीं, मतलब बताते नहीं, बोलते हो, रख देते हैं टेबल पे, ओके मैं बाद में देखूंगा, और इस प्रकार से बिल को लैप्स किया जाता है। ओके, फिर आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 हमारे पास क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंस आपका स्टेटमेंट बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आपका बजट। जो हम लोगों ने इकोनॉमी की क्लास में पढ़ा ना कि बजट कितना है, जल्दी आप कमेंट करके बताएंगे बजट का आकार कितना है, प्रभावी राजस्व घाटा कितना है और राजस्व घाटा कितना है। राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा परसेंटेज में बताएंगे और बजट का आकार बता दीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमी में हम लोग पढ़े हैं। तो वार्षिक वित्तीय विवरण क्या बोला जाता है? राष्ट्रपति संसद के समक्ष ओके प्रति वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाता है। कौन रखेगा? आपका बजट। बजट वर्ड यूज नहीं करते हम लोग, बट संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण बोला है, वही बजट है। कौन रखता है? आपके वित्त मंत्री रखेंगे। कहां पर? संसद के समक्ष, मतलब लोकसभा में ये पेश होता है। ओके, इसमें रहता क्या है? साल भर के आय व्यय का ब्यौरा, अनुमानित
ओके, जैसे अभी 2024 आ रहा है तो 2024 का जो बजट आएगा वो 2024-25 का रहेगा कि इस साल हम लोगों को अनुमान है कि इतना हमारे इनकम होगा और इतना हम लोग इस क्षेत्र में एक्सपेंस करेंगे, एक्सपेंडिचर होगा हमारा। ओके, तो कितनी आय होने वाली, कितना आपका व्यय होने वाला है, यही सारा चीज रहेगा, अनुमानित ब्यौरा रहता है। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 113 संसद के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, ये बताता है कि संचित निधि पर जो भी भारित व्यय है उन पर केवल संसद में आपका चर्चा होगा, वोटिंग के लिए नहीं रखा जाएगा। ओके, आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक के बारे में बताता है। विनियोग विधेयक क्या होता है, जब भी आपको संसद की या मतलब भारत की संचित निधि से अगर आपको पैसा निकालना है सरकार को, तो सरकार विनियोग विधेयक लेके आती है। ओके, संचित निधि से पैसा निकालने के लिए। आर्टिकल 115 अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान है। मान के चलिए किसी साल आपका क्या होता है, सरकार ने जैसे बजट के लिए कोई पैसा अलॉट किया था, अब बीच में आके पता चलता है कि बजट का पैसा आपका कम पड़ गया है, तो सरकार फिर से संचित निधि से उसी विषय के लिए पैसा निकालने के लिए क्या लेके आती है, अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान। फॉर एन एग्जाम्पल आप मान लीजिए मनरेगा के लिए सरकार ने सोचा 10,000 करोड़ रुपए हम लोग देंगे। ओके, अब बीच में आके पता चलता है कि 10,000 करोड़ रुपए कम पड़ रहा है, 3,000 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा लग रहा है, तो आपका सरकार लेकर आएगी अनुपूरक विधेयक या अनुपूरक अनुदान की इस विषय पे हम लोगों को खर्चा जो है ज्यादा हो गया है, बजट एस्टिमेट ज्यादा हो गया, काम तो रुकना नहीं चाहिए क्योंकि सरकार का जो भी मतलब विकास कार्य है वो रुक नहीं सकता। ओके, तो इसके लिए सरकार क्या करती है, अनुपूरक अनुदान लेती है। इसके अलावा लेखानुदान होता है। तो लेखानुदान क्या होता है आपका, ये ध्यान रखिएगा, लेखानुदान का मतलब होता है आपका कि जैसे कोई बिल आपका पारित होता है या हम बोल सकते हैं बजट आता है आपका फेब महीने में, ओके, फरवरी के लास्ट महीने में आता है और अप्रैल से अपने को काम शुरू करना है, नया वित्तीय वर्ष आ जाएगा। अब बजट का जो भी काम है अगर किसी वजह से जो वोटिंग वोटिंग है या प्रोसेस है ये होते होते अप्रैल से ज्यादा हो गया, मई हो गया, तो पिछला पैसा है वो तो लैप्स हो जाएगा, तो अप्रैल पे हम लोग काम नहीं करेंगे क्या, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो पैसे की कमी के कारण कि आपका बजट कंप्लीट नहीं हो पाया, पूरा बजट की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाई है और नया वित्तीय वर्ष लग गया है, तो ऐसा ना हो कि आपका पैसे की कमी के कारण काम रुके, तो सरकार लेखानुदान के थ्रू आर्टिकल 116 के थ्रू पैसा निकलवा सकती है। कितना, तो बजट का आप बोल सकते हो 1/6। ओके, जो भी टोटल आपका बजट है उसका 1/6 भाग निकलवा सकती है, या फिर आप मान लीजिए 2 महीने। ओके, तो 2 महीने का ऐसा या 1/6 भाग सरकार लेखानुदान के द्वारा निकाल सकती है। इसके बाद लास्ट आता है आर्टिकल 117 जो कि है हमारा वित्त विधेयक, या जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल मतलब वित्त विधेयक मतलब क्या हो जाता है, धन विधेयक के अतिरिक्त यदि कोई अन्य विषय भी जोड़ दिया जाए तो वो वित्त विधेयक हो जाएगा। तो यहीं पर एक स्टेटमेंट आता है कि सभी वित्त विधेयक जो होते हैं वो धन विधेयक होते हैं, बट सभी धन विधेयक वित्त विधेयक जैसे नहीं होते। ओके, या वित्त विधेयक नहीं होते, तो इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा। ओके, क्या चीज, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं बट सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। ओके, ये स्टेटमेंट को मैं एक बार और दोहरा दे रहा हूं ताकि आप गलत इंटरप्रेट ना करें, हो सकता है मैंने आगे में शायद थोड़ा गलत बोल दिया हो। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होंगे, एवरी मनी बिल इज अ फाइनेंस बिल बट एवरी फाइनेंस बिल इज नॉट मनी बिल, मतलब सभी धन विधेयक जो है वो वित्त विधेयक है बट सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा बार बार। ओके, बाकी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है। अब आते थोड़ा सा, विधेयकों को हम लोग 2 प्रकार से बता सकते हैं और क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन पेश कर रहा है। अगर किसी बिल को पेश करता है मंत्री तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका सरकारी विधेयक। पेश कर रहा है कौन, मंत्री, कोई भी कैबिनेट मंत्री हो गया, जैसे आज की डेट में आप मान सकते हो निर्मला सीतारमण पेश करे या फिर आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेश करे या अमित शाह पेश करे, तो ये आपके कहलाएगा सरकारी विधेयक। और गैर सरकारी विधेयक हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति, मंत्री के अलावा अगर कोई भी व्यक्ति पेश करता है तो उसको बोलते हैं गैर सरकारी विधेयक, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग प्राइवेट बिल। ओके, इंग्लिश में ये नाम ज्यादा चर्चा में रहता है प्राइवेट बिल। प्राइवेट बिल का उतना महत्व नहीं होता है क्योंकि इसके पास होने की संभावना कम है, और प्राइवेट बिल कोई भी पेश कर सकता है, सत्ता दल का या गैर सत्ता दल का, बस ध्यान ये रखना मंत्री नहीं होगा। ओके, सरकारी विधेयक के पास होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, गैर सरकारी विधेयक जनरली लैप्स हो जाता है बट कभी कभी इंपॉर्टेंस रखता है। अभी के संदर्भ में इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, थोड़ा सा आते पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। तो सरकारी विधेयक मंत्री पेश करेगा, इसमें सरकार की नीति जो है वो आपको देखने को मिलेगी, परिलक्षित होती है सरकार की नीति, जबकि गैर सरकारी विधेयक में ज्यादातर टाइम पे विपक्ष की नीति या फिर सार्वजनिक महत्व के विषय होते हैं। पारित होने की संभावना सरकारी विधेयक की बहुत ज्यादा रहती है, गैर सरकारी विधेयक की बहुत कम रहती है। अगर लोकसभा राज्यसभा में पास भी हो जाए तो कई बार जो है सरकार इस पे राष्ट्रपति का वीटो लगवा देती है। मान के चलो कोई बिल अपोजिशन ने पास करवाया, ओके, कोई बिल जो है अपोजिशन के थ्रू पास होता है, सरकार नहीं चाहेगी ना कि वो कानून बने, क्यों नहीं चाहेगी, अदरवाइज सरकार की किरकिरी हो जाएगी। क्यों,
क्योंकि सरकार उनकी है बट बिल तो कोई दूसरा पास करवा ले रहा, तो गड़बड़ है। तो कई बार इस पे राष्ट्रपति का वीटो लगवा देती है सरकार, ओके, एब्सोल्यूट वीटो टाइप का। आप अगर कोई सरकार मतलब सरकारी सदस्य पेश किया, मतलब सरकार की पार्टी का कोई सदस्य पेश किया, सपोज गौतम गंभीर ने पेश किया है, तो मे भी राष्ट्रपति वीटो ना लगा, ओके। चलिए, अगर सरकारी विधेयक पारित नहीं होता तो हो सकता है सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाए, जबकि गैर सरकारी विधेयक पास नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नोटिस अवधि संसद में पेश करने के पहले आपको कितना दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा? तो सरकारी विधेयक को 7 दिन का, जबकि गैर सरकारी विधेयक के लिए 1 महीना रहता है। विधेयक निर्माण की अवधि कौन करता है, कौन है मेन इसका? तो विधि विभाग के द्वारा किया जाता है, जबकि इस पे जो पेश करता है वही रहता है, ओके। विधेयक निर्माण की अवधि नहीं बोलेंगे यहाँ पर, विधेयक निर्माण का प्रोसेस बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हो विधेयक निर्माण की जिम्मेदारी किसके पास है, तो इसमें विधि विभाग की रहती है, और इसमें जो पेश करता है उसी की रहती है। गैर सरकारी विधेयक कब इंपॉर्टेंट हो जाता है? जैसे कुछ कुछ विधेयक है गैर सरकारी जो कि पास किए गए हैं, उसका नाम आप मुझको बताएंगे और इंपॉर्टेंट विधेयक है, ओके। इसके अलावा हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा समान सिविल संहिता, तो समान सिविल संहिता को लेकर एक गैर सरकारी विधेयक संसद में पेश किया गया था। तो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं ना जो सार्वजनिक महत्व के हैं, जिसपे सरकार को टेस्ट करना है कि लोगों का क्या है ना, मतलब लोगों का क्या आपका होने वाले है प्रतिक्रिया। तो ये लोग कई बार गैर सरकारी विधेयक पेश करते हैं, अगर पास भी हो गया तो लोगों का बस केवल एक ध्यान रहता है, क्योंकि अगर सरकार को लग रहा है कि लोग कभी पीछे आ रहे हैं, मतलब लोग इसका विरोध करें, तो सरकार वहीं पे रोक सकती है। तो एक गैर सरकारी विधेयक अभी ऐसे किया है, और एक एक्चुअल में गैर सरकारी विधेयक पिछले समय पे पास हुआ है, और उसके बाद वो कानून भी बना है, उसके बारे में आप कमेंट करेंगे, ओके। खोजेंगे तुरंत मिल जाएगा। चलो, अब बाकी बात करते हैं विधेयकों के बारे में, और कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली 4 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, अगर इंट्रोडक्शन हटा देते हैं तो जनरली 4 प्रकार के होते हैं: मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और आपका जनरल बिल, मतलब धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, क्षमा विधेयक। धन विधेयक के बारे में यदि बात करेंगे तो ये एक सरकारी विधेयक होता है, हमेशा सरकार का कोई मंत्री ही पेश करेगा, फॉर एग्जांपल वित्त मंत्री। जबकि वित्त विधेयक की बात करेंगे, गैर सरकारी सरकारी दोनों हो सकता है, बाकी भी जो आपके विधेयक है वो सरकारी गैर सरकारी दोनों हो सकते हैं। पुनः स्थापना की बात आएगी, कहां पर ये इंट्रोड्यूस होगा, तो मनी बिल जो होता है हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, बाकी सारे बिल कहीं पे भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। क्या राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी है? मतलब क्या होता है इसका, क्या ये बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको राष्ट्रपति की सहमति चाहिए क्या? तो मनी बिल के मामले में जरूरी रहती है, बाकी के मामले में नहीं रहती है, ओके। कौन सा बिल कौन सा है, मतलब कौन सा बिल धन विधेयक है, कौन सा वित्त विधेयक है, कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है, ये कौन तय करता है? तो हमेशा लोकसभा तय करती है। कौन करते हैं? अपना लोकसभा तय करती है, ओके, मतलब लोकसभा अध्यक्ष तय करेंगे। अब राज्यसभा की शक्ति क्या है? तो धन विधेयक के मामले में मात्र ये सुझाव दे सकती है, ओके, कि ये गड़बड़ है, या आपको यहाँ यहाँ इतना इतना चीजें सुधारना चाहिए, जबकि बाकी विधेयकों को ये चेंज कर सकती है। मान के चलो कि कोई एक बिल आया है, फॉर एन एग्जांपल आप मान लीजिए विधवा विवाह के लिए कोई बिल बन रहा है कि कोई विधवा विवाह होना चाहिए, या फिर मान के चलिए 3 तलाक के लिए कोई बिल बन रहा है, एक स्टेटमेंट आता है कि 3 तलाक अगर कोई देता है अपनी पत्नी को तो उसको 10 साल की जेल होगी। राज्यसभा को लगता है 10 साल कम है, तो वो 15 साल भी करवा सकती है, तो चेंज करवा सकती है राज्यसभा, ओके। जबकि धन विधेयक में वो केवल सुझाव देगी, यार 10 साल कम हो रहा है, 15 साल कर दो, ओके। समझने के लिए समझिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने दिन तक कोई विधेयक को राज्यसभा या फिर दूसरा सदन रोक सकता है? तो राज्यसभा जो है वो 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकती है। अगर 14 दिन तक पारित नहीं की, मतलब राज्यसभा इस पे कोई डिसीजन नहीं दी, तो 15वें दिन वो अपने आप पारित माना जाएगा। जबकि वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, सामान्य विधेयक को 6 महीना तक रोक सकती है। संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत हो सकती है क्या? धन विधेयक के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे 14 दिन में अगर ये पास नहीं हो तो स्वतः पारित माना जाता है। वित्त विधेयक के लिए सामान्य तौर पर नहीं होती, संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल 368 में बोलता है कि दोनों सदनों से मेरे को अलग अलग निकालो, मैं ज्वाइंट मीटिंग में नहीं करूंगा काम, ओके। और सामान्य विधेयक पे हो सकती है। चलिए आप लोग ये भी बताएंगे आज कमेंट करके, आप लोग बताते नहीं है, ये गलत आदत है, थोड़ा सा सर्च करेंगे मिल जाएगा, और इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से विधेयक के लिए अब तक जो है आपकी संयुक्त बैठक हुई है वो बताएंगे। चलिए इसके बाद राष्ट्रपति कौन कौन से विषयों पे अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, ओके। 3 प्रकार के वीटो होते हैं: एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन, जेबी पॉकेट वीटो। तो धन विधेयक के मामले में कोई भी विधेयक वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में कोई भी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जबकि वित्त विधेयक के मामले में केवल सस्पेंशन वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। और वहीं पर सामान्य विधेयक के मामले में वो सभी प्रकार के वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। तो सामान्य विधेयक बेचारा ऐसा है ना, वो हर तरीके से पिटाता हुआ है, ओके। और ज्यादातर बिल अपने सामान्य विधेयक टाइप के ही रहते हैं, ओके। अभी तक आप लोगों ने जो जो चीजें समझी बताइएगा, रिकॉल हुआ है या नहीं हुआ है। ये एक क्विक रिकैप सीरीज चल रही है ऑलरेडी। जब हम लोग पेड बैच में पढ़ते हैं या हम लोग पढ़ाते हैं, तब आप लोगों ने देखा होगा हम लोग
अब और डिटेल में जाते हैं। जो अभी जैसे आपका 10 मिनट 15 मिनट में खत्म हो रहा है ना, उसके लिए 2-1.5 घंटे लगते हैं कई बार क्लासेस में समझाने के लिए। अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, रिकॉल हो रहा तो बताइएगा, अगर कहीं पे तकलीफ है तो भी बताइएगा। बाकी नया बैच हम लोगों का शुरू होने वाला है, आप लोगों को अगर ज्वाइन करना होगा तो प्लीज बताइएगा, उसके हिसाब से फिर हम लोग देखेंगे किस प्रकार से हम लोगों को सिस्टम बनाने क्लास का। ओके, तो इतना रखते हैं आज के लिए। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।